अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में कौन सा असत्य है? पहला है, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के क्रम इनका 46वां है। यूएसए के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस भारतीय मूल की, तमिलनाडु से संबंध हैं इनका। और तीसरा है, ब्रिटेन के पीएम वर्तमान में लीज ट्रस्ट हैं। और चौथा, जापान के पीएम वर्तमान में फूमियो किशिदा हैं। आंसर इसमें से गलत होगा। तीसरा, वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक हैं। इसके पहले लीज ट्रस्ट थी, अब कौन है? ऋषि सुनक है। ठीक है। और ब्रिटेन के महाराज कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। याद रखिएगा, चार्ल्स तृतीय वर्तमान में ब्रिटेन के महाराज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लाल सलाम के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन, स्मृति ईरानी, गीतांजलि श्री, भूपेंद्र यादव और चौथा किरण बेदी। आंसर होगा स्मृति ईरानी। लाल सलाम के लेखक क्या आप जानेंगे? स्मृति ईरानी। याद रखिएगा, प्रश्न के साथ क्वेश्चन भी आप प्रश्न के साथ जो भी ऑप्शन बोल रहे हैं उसको भी ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री क्या है? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने रेत की समाधि या ट्राम्प ऑफ सैंड लिखा। भूपेंद्र यादव वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, यानी रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक किसका है? वर्तमान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का है। किरण बेदी आप जानते होंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 दिल्ली में होने वाली G20 सम्मेलन का सिरपा किसे बनाया गया है? ठीक है। तो अभी तो जो G20 सम्मेलन हुआ उसे सिरपा बनाया गया है। ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, दूसरा है अमिताभ कांत, तीसरा है सुमन बेरी, चौथा है संकेत महादेव। आंसर होगा दूसरा, अमिताभ कांत को। बाकी ऑप्शन के विषय में देखते हैं। पहला ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? तो ये सीईओ है नीति आयोग के वर्तमान में। याद रखिएगा, परमेश्वर अय्यर के जगह पे हुए हैं BVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी का नाम दिया है, आप देख रहे होंगे। सुमन बेरी कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। संकेत महादेव कौन है भाई? तो संकेत महादेव महाराष्ट्र के हैं। याद रखिएगा, 55 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे पहला पदक इन्होंने ही जीता था। संकेत महादेव का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। बस ये याद रखिएगा, 55 kg भी चाहे तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 21 फरवरी को, दूसरा 14 अप्रैल को, तीसरा 21 मई को और चौथा 19 नवंबर को। आंसर होगा 21 मई को। तीसरा, यानी चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो बताइए 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। 14 अप्रैल को आप सब जानते होंगे अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा 14 अप्रैल को समानता दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर सबको मालूम है शौचालय दिवस। और याद रखिएगा 19 नवंबर को शौचालय दिवस के साथ पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 21 मई होगा, यानी 21 मई को चाय दिवस। तो चलिए आप बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत से निम्नलिखित में से किसका नाम है? 4 ऑप्शन, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा आदर पूनावाला, चौथा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। इनका जो है तीनों लोग का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? 4 ऑप्शन,
नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, दूसरा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तीसरा डॉक्टर रामदेव मिश्र, चौथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर होगा दूसरा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आपके एग्जाम में पूछ दे कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को लगाइएगा, महाराष्ट्र के हैं। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग कौन है? ये भी हरित क्रांति के ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं, परंतु विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, डॉक्टर रामदेव मिश्र लिखा है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्र कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, डॉक्टर रामदेव मिश्र। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? तो द्वितीय हरित क्रांति के जनक, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? समग्र कृषि के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, महान पुरुष हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई मृदा के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन, काली मृदा, दूसरा जलोढ़ मृदा, तीसरा लेटराइट मृदा और चौथा लाल मृदा। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 तरह की मिट्टियों को मान्यता दिया गया है। तो इस देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यानी स्वतः जुताई मृदा काली मृदा को कहा जाता है। आंसर होगा पहला। काली मृदा को याद रखिएगा, 2-3 चीजें मैं बता दे रहा हूँ। काली मृदा को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। काली मिट्टी को या काली मृदा को चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह स्वतः जुताई मृदा इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश इस मिट्टी पर पड़ता है तो भुरभुरा हो जाता है, जैसे लगता है कि ये जुताई हुआ है, और पानी उसके अंदर रिस के चला जाता है, तो और जो लगता है कि ये जुताई हुआ है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी सबसे अधिक एग्जाम में आपके पूछेगा, इसलिए थोड़ा इसके विषय में लेक्चर दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। काली मिट्टी में हमेशा अधिकता होती है नाइट्रोजन की। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की अधिकता सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है, लेकिन कमी होता है फास्फोरस और पोटेशियम, यानी पीके की कमी होती है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें कमी होता है नाइट्रोजन का। और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण याद रखिएगा, हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यूरिया की बोरी में 70% लगभग जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसी काली मृदा के विषय में कुछ बता दें आपको। काली मृदा का निर्माण याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टानों से होता है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इसके अंदर एक लवण पाया जाता है, टिटेनिफेरस लवण, जिस कारण से इसका रंग काला होता है। यूपी में सिर्फ ये प्रतापगढ़ में पाया जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए प्रतापगढ़ में जो है आंवला सबसे अधिक होता है पूरे भारत में, और अच्छे किस्म का नाशपाती भी प्रतापगढ़ में होता है। इस काली मिट्टी पर उत्पादन अंगूर का, कपास का, मौसम्बी का अधिक होता है। एक अक्सर आपके एग्जाम में काली मिट्टी प्रश्न आता है, काली मिट्टी पर सबसे अच्छी उगने वाली फसल कपास है, तो कपास सबसे अधिक कहाँ उगता है? तो गुजरात में। लेकिन काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है? जैसे गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन चीनी सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। पहले भी 1 साल पहले आंकड़ा था चीनी गन्ना उत्तर प्रदेश में था, अब आंकड़ा बदल गया, ध्यान दीजिएगा। गन्ना सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चीनी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का गन्ना मोटा वाला होता है, और वहाँ चीनी गुड़ बनाने के और भी तरीके होते हैं, खजूर से भी, और भी कई तरीके से लोग बनाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी के विषय में याद रखिएगा, ये आपको बता दिए, इससे अधिक प्रश्न आपको नहीं आता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा जलोढ़ मिट्टी के विषय में बता दें। जलोढ़ मृदा, इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अभी आपको हमने चर्चा किया कि इसमें जो हमेशा जलोढ़ मृदा में याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी होती है, जो हम लोग के क्षेत्र का है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन पोटेशियम की अधिकता होती है ऐसे मिट्टी में। नदियों के अपवाह क्षेत्र से ये जो है मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे आप जानते होंगे, नदी अपने साथ बालू, रेत, कंकड़, मलबा, कई चीज़ जो है लेके बहती है, और ये जाके कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पानी कम होता है इकट्ठा हो जाती है, वहाँ इस जो है कह सकते हैं मलबा को ले जाके छोड़ देती है। फिर पीछे से नदी से मलबा आता है, फिर वो कहीं जाके मलबा आगे उसको छोड़ देती है। इस तरह कई परत बन जाता है। कई परत बन जाने के कारण इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक बागर मृदा और दूसरा खादर मृदा। बागर मृदा मतलब बापू, पुराना जो नीचे वाला होता है उसे बागर मृदा कहा जाता है।
खादर मतलब खान मतलब नया, जो ऊपर वाला मिट्टी होता है उसे खादर मृदा कहा जाता है। आपके एग्जाम में अगर पूछे कि नदियों के अपवाह क्षेत्र से कौन सी मिट्टी बनती है, क्या आंसर देंगे? जलोढ़ मृदा आप आंसर दीजिएगा। एक और प्रश्न आ जाए कि पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, तो जलोढ़ मृदा में होती है। इसलिए ऐसे मिट्टी पर चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे लेटराइट मृदा। अक्सर लेटराइट मृदा के प्रश्न में आता है आपके एग्जाम में कि मसाला, चाय, काफ़ी, इलायची, बादाम किस मिट्टी पे होता है। आंसर क्या देंगे आप? लेटराइट मृदा। यह कठोर होता है, याद रखिएगा, लेटराइट मृदा ईंट के समान कठोर होता है और औसत उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक, या कह सकते हैं औसत से अधिक वर्षा होता है। औसत अधिक वर्षा कहाँ होता है? जैसे पश्चिमी घाट आप जानते होंगे, मालवार तट, और पूर्वी घाट पे भी होता है। मेघालय क्षेत्रों में अधिक होता है, इसलिए यह उधर अधिक पाया जाता है। क्लियर है? और लास्ट है लाल मृदा। लाल मृदा के विषय में बहुत कम प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से होता है। इसमें आयरन की, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। बस आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा वो नोट कर लीजिएगा कि लाल मृदा पर क्या अधिक मात्रा में होता है, तो मोटा अनाज, याद रखिएगा, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, ये लाल मृदा पर अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में दशकों में वनों की कटाई करने का क्या दुष्परिणाम निकला है? पहला ऑप्शन, मृदा का कटाव बढ़ा है। दूसरा, भूस्खलन बढ़ा है। तीसरा, जैव विविधता की हानि हुई है। और चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी वनों की कटाई से सब कुछ मिला है और आगे भी होगा। अभी तो तापमान 45 पे हम लोग हल्ला कर रहे हैं, आगे सुनने में आ रहा है 50 तक आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाना चाहिए, किसी न किसी बहाने। जन्मदिन आए तब लगा दीजिए, कोई खुशी का मौका हो तब लगा दीजिए, साल में 2 जरूर वृक्ष लगाना चाहिए। मैं तो अक्सर लगाता हूँ और आप लोग से भी ये कहता हूँ कि आप लोग वृक्ष लगाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्टाजोना प्रोटोकॉल, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इसमें आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में क्योटो शहर में हुआ था, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के लिए है। इसलिए आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव विविधता लिखा है, सही है। और स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए, जो पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में, और ये कार्टाजोना याद रखिएगा कोलंबिया में हुआ था। मॉन्ट्रियल ये कनाडा में हुआ था 1987 में। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, अक्सर एग्जाम में पूछता है आपके, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल सर कहाँ है? कनाडा में। कनाडा को क्या बोलते हैं? मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी गहराई तक जा सकती हैं? 4 ऑप्शन, 200 मीटर तक, दूसरा 8,850 मीटर तक, तीसरा 182 मीटर तक, चौथा 11,022 मीटर तक। तो आंसर होगा पहला 200 मीटर तक। याद रखिएगा, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें जो है अधिकतम गहराई तक जा सकती है, इसीलिए 200 मीटर तक ही मछलियां मिलती हैं। उस क्षेत्र में मिलता है मछलियां, प्लैंकटन क्षेत्र में। याद रखिएगा क्यों मिलता है? क्योंकि जो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ तक पानी नीचे की अपेक्षा, यानी 200 मीटर के नीचे की अपेक्षा कुछ गर्म हो जाता है और नीचे का ठंडा रहता है। आप जानते होंगे जहाँ गर्म धारा और ठंडी धारा मिलता है वहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। जैसे जापान में भी कई धाराएं हैं, धाराओं के विषय में क्लास देखिएगा। दूसरा है 8,850 मीटर। अभी 2023 में याद रखिएगा नेपाल और चीन ने मिलकर संयुक्त रूप से घोषणा किया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर हो गया है। पहले कितना था? 8,848 मीटर था। ठीक है, 2 मीटर बढ़ गया है। 182 मीटर क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। मीटर में याद रखिएगा, 597 फुट अलग है वो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर है। चौथा ऑप्शन देखिए 11,022 मीटर क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा समुंदर मैरियाना गर्त कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास है मैरियाना गर्त। उसकी कितनी गहराई है? 11,022 मीटर।
तो बताइए फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन, कौन सा शासक और उनके उपाधियों का जोड़ा गलत है? पहला, बहादुर शाह प्रथम, इनको उपाधि है शाह बेखबर, सही है कि गलत, आप बताएंगे। दूसरा, जहांदर शाह, इनको उपाधि है लंपट मूर्ख। और तीसरा है फर्रुखसियर, इनको उपाधि है घृणित कायर। और मोहम्मद शाह, इनको उपाधि है अंधा बादशाह। तो आंसर होगा चौथा। चौथा आंसर गलत है। मोहम्मद शाह को स्त्रियों में अधिक रुचि रखने के कारण रंगीला की उपाधि दिया गया था। अंधा बादशाह, भगोड़ा बादशाह, ये शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। ठीक है। एक प्रश्न आप जानते होंगे, अक्सर पूछ चुका है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम पेंशन किस मुगल शासक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलोत्तमा किसका नाम था? चार ऑप्शन, तिलोत्तमा किसका नाम था? पहला, नागनिका। दूसरा, रजिया सुल्तान। तीसरा, संयोगिता। और चौथा, पद्मावती। याद रखिएगा, तिलोत्तमा नाम था संयोगिता का। और संयोगिता कौन थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या थी? पत्नी कह सकते हैं, या प्रेमिका थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो जय सिंह की पुत्री थी। क्या आप देखिएगा, पद्मावती, पद्मावती किसकी पत्नी थी? जो है राजा रतन सिंह की वाइफ थी। ठीक है। रजिया सुल्तान, ये अक्सर पूछता है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। सन याद रखिएगा रजिया सुल्तान का 1236 से 1240, याद रखिएगा। नागरिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका सातवाहन वंश की जो है नागरिका, याद रखिएगा, प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कथन कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? पहला ऑप्शन रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा भगवत गीता, चौथा राजतरंगिणी। आंसर होगा महाभारत। याद रखिएगा, दो ही महाकाव्य को हैं, कौन कौन? रामायण और महाभारत। ठीक है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन। याद रखिएगा, कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास संस्कृत भाषा में महाभारत को लिखा। महाभारत में 18 पर्व है, याद रखिएगा। 18 पर्व का छठवां जो पर्व है, जिसका नाम भीष्म पर्व है, उसी से भगवत गीता को लिखा गया। तो भगवत गीता के लेखक कौन हुए? वही वेद व्यास हो गए। ठीक है। एक राजतरंगिणी लिखा है, ऑप्शन में देख रहे होंगे। राजतरंगिणी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे कल्हड़। ये इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। 1148 से 1150 के बीच में लिखा है गया है कल्हड़ को। कल्हड़ ने लिखा राजतरंगिणी को, कश्मीर का इतिहास। ठीक है। एक और ऑप्शन, रामायण आप जानते होंगे, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इन चारों में से किस पुस्तक का नाम जो है जय संहिता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच शहर के विषय आप जानते होंगे, ब्रिटेन में है। चार ऑप्शन, उज्जैन, दूसरा इंदौर, तीसरा उदयपुर, चौथा जौनपुर। आंसर होगा पहला उज्जैन। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच शहर कहा जाता है। आपके करंट अफेयर में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भारत में कहाँ वैदिक घड़ी, विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का निर्माण हो रहा है, जो आपको टाइम के साथ ग्रह नक्षत्र सब कुछ बता देगा उसमें। तो कहाँ? उज्जैन में। क्लियर है। सिद्धरात्रि देवी का मंदिर कहाँ है? महाकाल कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इंदौर लिखा है। लगातार 6 वर्षों से लगातार स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। उदयपुर, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और राजस्थान को नहरों का राज्य कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, चौथा है जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। सिराज मतलब ताज कहा जाता है। और टाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। तो जौनपुर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बसाया। आपको बताना है जौनपुर में कौन सी नदी बहती है। जौनपुर में कौन सी नदी बहती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन, पहला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तीसरा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है।
चौथा, सौर मंडल का सबसे धीमी गति वाला मंगल है। आंसर होगा चौथा, सौर मंडल का सबसे धीमी गति वाला ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है, याद रखिएगा। और बाकी सही है सब। सौर मंडल का सबसे बड़ा या सबसे भारी पूछेगा, सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा तो बुध, और सौरमंडल का सबसे चमकीला तो शुक्र। और बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं, याद रखिएगा। सबसे कम दिनों में 88 दिनों में परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। लेकिन बुध सूर्य के करीब है, लेकिन सबसे अधिक गर्म कौन होता है? शुक्र होता है, याद रखिएगा। मीथेन पाया जाता है इसके वायुमंडल में, इसलिए चमकता है। आयतन पृथ्वी की तरफ होने के कारण इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का बहन, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन है। दूसरा, आर्टिकल 12 मूल अधिकार का वर्णन है। तीसरा, आर्टिकल 39D में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है। चौथा, आर्टिकल 50 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। बताना है चारों में से कौन सा असत्य है, गलत है। चारों ऑप्शन भी आपको रटना है, याद रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ऑप्शन से भी कुछ रस निकल जाए, आपका काम आ जाए, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाए। तो क्या आंसर होगा इसमें से? गलत कौन सा होगा? चौथा होगा। आर्टिकल 50 में तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन गलत हुआ। तो समान सिविल संहिता का वर्णन किस में है? आर्टिकल 44 में है, 44 में है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के प्रावधान व स्रोत का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, क्या सही है कि गलत, आप बताएंगे। दूसरा, पंचवर्षीय योजना जर्मनी से लिया गया है, क्या सही है कि गलत। तीसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, बताना है सही है कि गलत। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपको बताना है सही है कि गलत। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, याद रखिएगा, जर्मनी से नहीं। जर्मनी से तो आपातकाल लिया गया है, और ये तो अपने माइंड में बैठाए रखिएगा। प्रस्तावना कहाँ? अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, भारत विश्व का प्रथम सबसे आबादी वाला देश है, सही है कि गलत, आप बताएंगे। दूसरा, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, सही कि गलत, आप बताएंगे। तीसरा, वर्ष 1921 को जनगणकी विभाजन वर्ष मानते हैं। चौथा, नियमित जनगणना 1951 से शुरू हुआ। तो इसमें गलत या असत्य आंसर चौथा होगा, नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ, रिपन के समय शुरू हुआ, याद रखिएगा। अभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो है 1881 से जनगणना हो रहा है, तो अभी जो 11 में हुआ है या 21 में होने जा रहा है, होने वाला भी हुआ नहीं है, तो 21 वाला किस क्रम का है? तो 16वां लगाइएगा। आज़ादी के बाद 2021 का जनगणना किस क्रम का है? तो 8वां लगाइएगा। जनगणना किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है, लेकिन परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। जनगणना आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी हैं, याद रखिएगा। और भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना 2021 में, ठीक है, हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? चार ऑप्शन, आरबीआई को, दूसरा एसबीआई को, तीसरा नाबार्ड को, चौथा वित्त मंत्रालय को। आंसर होगा चौथा, वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, जो है सिक्के को बनाने का अधिकार, अधिकृत करने का अधिकार तो वित्त मंत्रालय को होता है, लेकिन संचालन करने का अधिकार आरबीआई को होता है। आरबीआई आवश्यकता, आर्थिक स्थिति देखते हुए सिक्का का संचालन करेगी। क्लियर है यहाँ पे? जैसे भी आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी के जो है मन की बात जो प्रोग्राम आता है, उसका 100वां संस्करण था,
संडे को 100वां संस्करण था और उन्होंने घोषणा किया कि 100 रुपए का सिक्का जारी किया, लेकिन अभी चला तो नहीं 100 रुपए का सिक्का, यानी पावर उनके हाथ में है लेकिन चलाने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है इसमें, 4 में पहला ऑप्शन देख रहे होंगे आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें क्रम के। तो प्रथम कौन थे? तो प्रथम भारतीय सीडी देशमुख थे, लेकिन प्रथम कौन थे? उस बार ने स्मिथ थे, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है जो है, अच्छा आरबीआई का मुख्यालय बताइए कमेंट में आप। दूसरा दिया है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया, याद रखिएगा। वैसे स्टेट बैंक तो कलकत्ता से आया है, इंपीरियल बैंक बना दिया गया। लेकिन 30 अप्रैल 1955 को इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया। लेकिन रुकिए यहीं पर, 1 जुलाई 1955 को, ये डेट आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो नाम कब किया गया? 30 अप्रैल 1955 को, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए नाबार्ड दिया है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त देने वाली संस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने वाली संस्था, कृषि को विकास करने वाली संस्था कौन सा है? नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। आपके एग्जाम में पूछ देगा वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो श्री साजी केवी लगाइएगा आंसर। क्या लगाएंगे? सी साजी केवी लगाइएगा, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है और किसकी सिफारिश पर? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताना है आपको। गलत जोड़ा कौन सा है? चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, दूध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, तीसरा है चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है पश्चिम बंगाल। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। और देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बिना कहे लाइक कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए इस बार इंटरव्यू पार। जैसा व्यक्ति सोचे, जैसा लिखे वैसा हो जाता है, कोई किसी का भाग नहीं जानता। आज आप पढ़ रहे हैं, कुछ महीनों बाद किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन कर्म अच्छा करिए, मेहनत करिए, अच्छी सोच रखिए और जो है निश्चित सफलता मिलेगी मेहनत करने पे। इसका आंसर बताइए कौन सा जोड़ा गलत लग रहा है? तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा होगा इसमें? तो इसमें देखिए 2 है, एक तो चीनी अनुसंधान के अंदर कानपुर है और सब्जी अनुसंधान के अंदर कहाँ है? तो याद रखिएगा ये तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कारण एवं प्रभाव को एक दूसरे से अंतः संबंध स्थापित किस विधि में किया गया है? पहला व्याख्यान विधि में, दूसरा प्रयोगात्मक विधि में, तीसरा सर्वेक्षण विधि में और चौथा प्रत्यक्ष विधि में। आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? पहला उपयोगिता और प्रासंगिकता पर, दूसरा खोज योग है, तीसरा ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की दिशा में प्रथम कदम क्या है? पहला एक समस्या का चयन करना, दूसरा एक समस्या का खोज करना, तीसरा एक समस्या का पता लगाना, चौथा एक समस्या का पहचान करना। तीसरा आंसर होगा एक समस्या का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शोध की अनिवार्य शर्तें कौन सी हैं? 4 ऑप्शन, अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, दूसरा एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, तीसरा पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, चौथा अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। आंसर होगा पहला अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? पहला ऑप्शन शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ध्यान से देखेंगे, दूसरा शिक्षण अभ्यास के दौरान, तीसरा शिक्षण अभ्यास के बाद और चौथा सदैव। तो तीसरा और चौथा तक बिल्कुल नहीं होगा। आंसर होगा पहला शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव कौन सा है? पहला ऑनलाइन लर्निंग, दूसरा एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, तीसरा वेब आधारित लर्निंग, तीसरा उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन
ए मॉडम एक सॉफ्टवेयर है। दूसरा, मॉडम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है। तीसरा, मॉडम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा, मॉडम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। आंसर होगा मॉडम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट का अर्थ है। चार ऑप्शन, बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा बाइनरी ट्री, तीसरा बाइनरी डिजिट और चौथा बाइनरी थियरी। आंसर होगा बीट का अर्थ बाइनरी डिजिट, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिजाइन नहीं है। चार ऑप्शन, रूटर, दूसरा स्विच, तीसरा हब, चौथा सीपीयू। तो नेटवर्क डिजाइन कौन सा नहीं है, तो सीपीयू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि मोटिवेशन मेरे टीम का बना रहे और ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला, वेब पेज का, दूसरा वेबसाइट का, तीसरा ग्राफिक्स का और चौथा टेबल्स एवं फ्रेम का। आंसर होगा वेब पेज का। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।